गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको साइंस का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। विज्ञान का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत हम पढ़ने जा रहे हैं। उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको। हमने अब तक कक्षा 9 में पढ़ा था, किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कोई भी भौतिक क्रिया हो या रासायनिक क्रिया हो तो हमारी जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। तो फिर हम ऊर्जा संकट के बारे में क्यों बात करते रहते हैं कि हमें ऊर्जा बचानी चाहिए, हमें बिजली बचानी चाहिए, हमें जो हमारे फ्यूल जो ईंधन है उनको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ख़त्म हो जाएंगे, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल किसी दिन ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल हमें बचा के रखना चाहिए, ज़्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम क्यों कहते रहते हैं। तो हमें बिना चिंता के इन्हें खर्च करते रहना चाहिए जब हम कह रहे हैं कि ये कभी भी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। लेकिन हमने जो पिछली क्लासों में पढ़ा उसके अलावा इसमें एक लाइन और भी पढ़ी थी कि ऊर्जा के विविध रूप हैं तथा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यदि हम किसी प्लेट को ऊंचाई से नीचे गिराएं तो प्लेट के अंदर ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिति के कण होते हैं वो धरती से टकरा कर उसमें उसकी ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी? शोर होएगा ना, तो शोर ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यदि हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये प्रक्रम अत्यधिक क्या है? ऊष्माक्षेपी है। इस प्रकार जलाने से मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोम किस में परिवर्तित होगा? मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। लेकिन हम अगर विचार करें इस मोमबत्ती पर, इसमें से अगर हम इस ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को या अन्य उत्पादों को मिलाकर क्या दोबारा मोम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम मोम की रासायनिक ऊर्जा को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम एक उदाहरण और देखते हैं। यदि हम 100 मिलीलीटर जल ले लें और उसे 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, फिर उसे हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। आपको पता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उस टेम्परेचर पर आने के लिए उसे अपनी ऊष्मा को आसपास वातावरण में देना पड़ेगा। क्या हम उस आसपास के वातावरण से उस ऊष्मा को पकड़कर उस पानी को क्या दोबारा गर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें इस ऊर्जा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रयोज्य रूप है, जो यूजफुल रूप है, जब उसे यूज कर लिया जाता है, वातावरण में चली जाती है वो, तो कम प्रयोज्य रूप में प्राप्त होती है वो हमें। जैसे अभी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई थी? ध्वनि ऊर्जा में। जरूरी थोड़ा ना कि हमने इस ध्वनि ऊर्जा उसको हम प्रयोग कर सकें फिर, या किसी प्रकाश का जो हमने मोमबत्ती जलाई है जिसकी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में बदल गई, दोबारा हम उसको लेना चाहे रासायनिक ऊर्जा को तो नहीं मिल सकती। तो ऊर्जा को जब हम यूज कर लेते हैं तो वो कम प्रयोज्य रूप में हमारे लिए बच जाती है। इसलिए हमें ऊर्जा का ध्यान रखना पड़ता है कि ऊर्जा को कम से कम खर्च करें। अब ये ऊर्जा होती क्या है? काम करने के लिए शक्ति। काम करने की शक्ति को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ऊर्जा के प्रकार देखो, पेशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, आपने ये सब पढ़ा था ना, विद्युत ऊर्जा, डिफरेंट तरह की ऊर्जा है। और इसे एक चीज़ से, जैसे हम मान लो इलेक्ट्रिक हीटर चला रहे हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलनी आसान है, लेकिन वो लेस यूजेबल फॉर्म, कम प्रयोज्य रूप में बदल जाती है। उसे दोबारा से उसी रूप में लाने के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम दोबारा उसी रूप में उसको ले आए। इसीलिए ऊर्जा का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे मानेंगे? दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। रेलगाड़ियों को चलाने के लिए हम डीजल का प्रयोग करते हैं। सड़क पर जो लगी हुई लैंप है उनको जलाने के लिए हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। साइकिल को चलाने के लिए पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अब तुमने यहाँ पेशीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा, विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा, डीजल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हो आप, डीजल, लकड़ी। अब शारीरिक कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। भोजन पकाने या वाहनों को दौड़ाने के लिए हम रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे मानेंगे? ऊर्जा का उत्तम स्रोत, अब ऊर्जा हम ईंधन को भी बोलते हैं। ईंधन भी ऊर्जा का स्रोत है। क्यों ईंधन ऊर्जा का स्रोत क्यों है? जब भी कोई ईंधन जलता है तो उसमें ऊर्जा
और प्रकाश ऊर्जा देता है, हमें देता है ना, उसमें ऊर्जा और प्रकाश, ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है, तो वो ऊर्जा का स्रोत है। एक अच्छा ईंधन किसे मान लेंगे? अगर हमें कहा जाए कि आपको एक अच्छा ईंधन ढूंढना है, तो अच्छा ईंधन वो बोलेंगे कि जब उसे हम जलाएं तो जो ऊष्मा कितनी मुक्त कर रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे कि कितनी ऊष्मा देता है। वो ईंधन सबसे अच्छा है जो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा करे। दूसरे नंबर पर कि उसमें से जब उसे जलाएं तो धुआं कम से कम छोड़े, धुआं उसमें से कम निकले, आसानी से उपलब्ध हो। हम चयन करते टाइम अच्छा ईंधन उसे बोलेंगे ना जो आसानी से हमें मिले और जिसको जलाने पर धुआं कम निकले और ऊष्मा ज़्यादा मात्रा में निकले। इसके अलावा अगर आपको बोले कि इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और ढूंढो जिसको तुम अच्छा ईंधन कहोगे, अच्छा ईंधन वो होगा जो सरलता से सुलभ हो, हमें आसानी से मिल जाए, जिसका भंडारण करना आसान हो, जिसको परिवहन में आसानी हो और जो सस्ता मिले। क्या मिले? सस्ता। जो हमें क्या मिले? सस्ता भी मिले, सस्ता हो, भंडारण करना आसान हो, परिवहन में आसान हो और आसानी से उपलब्ध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सस्ता ईंधन, अच्छा ईंधन, बढ़िया ईंधन। प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता हो। इसका मतलब है कि अगर हम उसे 1 लीटर ईंधन को जलाएं, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा दे, या 1 किलोग्राम ईंधन जलाने पर ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा दे, इस तरह से हम अच्छे ईंधन के बारे में सोच सकते हैं कि ये अच्छा ईंधन है। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपका, अगर हम इंटेक्स के क्वेश्चन देखें, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या होगा? जो प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान खर्च पर अधिक कार्य करे, मीन्स ज़्यादा मात्रा में काम करे। अगर हम उसे 1 किलोग्राम या 1 लीटर यूज करें तो ज़्यादा मात्रा में काम करे, सरलता से सुलभ हो, आसानी से मिल जाए, जिसे आसानी से भंडारण कर सकें, उसको परिवहन में आसानी हो, जैसे सिलेंडर है एलपीजी गैस की, आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। जबकि लकड़ी भारी होती है, लकड़ी को इधर से उधर ले जाना आसान नहीं है। कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि वो ऊर्जा का स्रोत सस्ता भी होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन वही है जो सरलता से सुलभ हो, उसकी प्रॉपर्टी भी यही आएंगी, आसानी से उसे भंडारण कर सके, परिवहन में आसानी हो, हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकें, प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करें। जैसे हम अगर मान लो 1 किलोग्राम अच्छे ईंधन में 1 किलोग्राम कोई ईंधन ले लें, उसे जलाएं तो कितनी मात्रा में ऊष्मा पैदा कर रहा है, क्योंकि ईंधन का काम तो यही ना, ऊष्मा पैदा करना। तो उत्तम ईंधन आपको पता चल गया कौन सा है, जो आसानी से हम जिसे भंडारण कर सकें, परिवहन में आसानी हो, आसानी से मिले, प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे और सस्ता हो, सबसे ज़्यादा सस्ता भी चाहिए हमें वो। इसका तीसरा क्वेश्चन है, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? अब देखो, ऊर्जा का स्रोत, तो ईंधन भी ऊर्जा का स्रोत है, ईंधन ही मेन, यहाँ हम ईंधन के बारे में बात करने वाले हैं। ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ईंधन। क्यों? वो हमें उसमें ऊर्जा और लाइट भी देता है, प्रकाशीय ऊर्जा देता है और धुआं भी देता है। जो धुआं है वो कम से कम मात्रा में दे, हम ऐसा ईंधन ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। अब आपने भोजन गर्म करने के लिए घर में ये तो चाहोगे नहीं कि धुआं हो जाए, लकड़ी तो यूज करना नहीं चाहते, तो क्या यूज करते हैं? एलपीजी यूज करते हैं हम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो सिलेंडर में भर सकते हैं, सिलेंडर में भरी जा सकती है, आसानी से इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान है, उसका भंडारण करना आसान है क्योंकि वो सिलेंडर में भरी जा सकती है और सस्ती पड़ती है लकड़ी से, क्योंकि उसकी जब हम उसे 1 लीटर या 1 किलोग्राम जब जलाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। तो हम भोजन गर्म करने के लिए एलपीजी गैस यूज करना चाहेंगे। और क्यों? क्योंकि वो धुआं कम छोड़ती है, जब वो जलती है तो धुआं नहीं देती, आसानी से हमें मिल जाती है और ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा करती है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है बेटा, इसको अच्छी तरह से आप रीड करना। और ऊर्जा के स्रोत, हम इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के इस चैप्टर में ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये कैसे यूज करने चाहिए, कब यूज करने चाहिए। अभी मैंने आपको ये 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, इनको अच्छी तरह से रीड करके इसके इंटेक्स के क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट।